नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिटवाना। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, जिसमें भारत में भूमि सुधार, और इसके अंतर्गत हम राजस्थान के संदर्भ में जानकारी लेंगे। भूमि सुधार से क्या आशय है? भूमि सुधार में वे सुधार आते हैं जो भूमि व्यवस्था, भूमि के स्वामित्व, अधिकार, दायित्व, जोतों के आकार, जोतों की सुरक्षा, लगान निर्धारण एवं वसूली की उचित व्यवस्था, सहकारी कृषि, चकबंदी, कृषि पुनर्संगठन आदि से संबंधित होते हैं। क्योंकि भूमि सुधार व्यवस्था लागू करना देश के लिए बहुत अधिक आवश्यक था। निर्धन किसानों के पास जो दूसरों की भूमि में जाके खेती करते थे, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए और देश की आर्थिक विकास के लिए भूमि सुधार अति आवश्यक कदम साबित हुआ। भूमि व्यवस्था का अभिप्राय भूमि पर स्वामित्व तथा भूमि पर वास्तविक खेती करने वाले के अधिकार एवं दायित्वों की व्याख्या करना होता है। क्योंकि आज़ादी से पूर्व हम पढ़ते हैं तो उसमें ये जानकारी मिलती है कि भूमि किसी और की थी और उस पर कार्य करने वाले व्यक्ति और थे, तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार के उद्देश्य एवं महत्व। भारत के संदर्भ में यह कहा जाए कि जब खेती फलती फूलती है तो उद्योग धंधे भी पनपते हैं, और यदि भूमि को बंजर छोड़ दिया जाए तो उद्योग धंधे भी अस्त हो जाते हैं। एकदम सही विचार है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भूमि सुधार अपनाया गया। इसके महत्व इस प्रकार हैं। कृषि विकास। भूमि सुधारों में वास्तविक कृषकों को भूमि स्वामित्व सौंपने से उत्पादन में वृद्धि, कुशलता और विकास होना संभव है। जमीन पर वास्तविक रूप से कार्य करने वाले ही उस जमीन का अधिक अच्छे से विकास संवर्धन कर सकते हैं। भूमि सुधारों से आय तथा दूसरे के सामाजिक संतुलन को स्थापित करने का प्रयास होता है। भूमि सुधारों से आय और अवसर की सामाजिक असमानता दूर करने का उद्देश्य पूर्ण होता है। शोषण से मुक्ति। कृषकों को शोषण से मुक्ति मिल जाती है क्योंकि भूमि सुधारों से जोत की सुरक्षा, लगान का उचित निर्धारण एवं न्यायोचित वसूली, अनुपस्थित जमींदारी का उन्मूलन, सभी सुधार इस दिशा में सहायक सिद्ध होते हैं। भूमि का समान वितरण। भूमि का समान वितरण आर्थिक विषमता को कम करता है और यह सामाजिक समानता का मार्ग भी प्रदान करता है। भूमि धारण एवं काश्तकारी अधिकार देना। भूमि धारण एवं काश्तकारी अधिकारों से संबंधित तथ्यों का निर्धारण करके कृषि में उत्पादकता वृद्धि और कृषकों की कुशलता में वृद्धि का कार्य किया जा सकता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सुधार के मुख्य उद्देश्य कृषि की संरचना के कारण पैदावार के मार्ग में आने वाली अड़चनों को दूर कर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे कृषि उत्पादन व कुशलता दोनों बढ़े और समाज में असमानता का उन्मूलन हो। इसलिए भूमि सुधारों के अंतर्गत मध्यस्थों के उन्मूलन, पट्टेदारी की सुरक्षा, लगान पर नियंत्रण, जोतों की सीमाबंदी, चकबंदी तथा खेतों का सीमा निर्धारण किया गया। भारत में प्रचलित भूमि व्यवस्था। आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेज शासकों ने भूमि व्यवस्था की ऐसी दोषपूर्ण प्रणाली को बना दिया था कि जागीरदारी,
व जमींदारी प्रथा किसानों के शोषण में सक्रिय थी। किसान जमींदारों की कृपा के पात्र एवं साधनहीन बन गए थे। उनको कभी भी भूमि से बेदखल करना संभव था। पट्टे धारण की सुरक्षा नाम मात्र की थी। ऊंची लगान लेना एक सामान्य कार्य था। भूधारण की 3 तरह की व्यवस्थाएं उस अवस्था में प्रचलित थी, जिसमें पहली है रैयतवाड़ी प्रथा। यह प्रथा थॉमस मुनरो द्वारा सर्वप्रथम 1772 में मद्रास में लागू की गई थी। यह प्रथा धीरे धीरे बम्बई, बरार, आसाम, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में प्रचलित हो गई। इस प्रथा के अंतर्गत किसान और सरकार का सीधा संबंध था। किसान स्वयं खेती का लगान सरकारी खजाने में जमा करवाता और लगान न देने की स्थिति में बेदखल किया जा सकता था। पर धीरे धीरे सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ पनपते गए और काश्तकार व उपकाश्तकार बन गए, जिससे शोषण होना स्वाभाविक था। 1947 में यह प्रथा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रचलित थी। दूसरी है महलवाड़ी प्रथा। यह प्रथा 1833 में आगरा व अवध में लागू की गई थी, पर बाद में यह पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित हुई। इस प्रथा के अंतर्गत संपूर्ण गांव को एक इकाई के रूप में मानकर उस गांव के किसानों का लगान निर्धारण किया जाता था। वे सब संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से मुखिया को या उसके माध्यम से मालगुजारी सरकारी कोष में जमा करवाते थे। भूमि पर सभी गांव वालों का संयुक्त स्वामित्व माना जाता था। यद्यपि इस प्रथा में रैयतवाड़ी के समान ही किसानों को अपनी भूमि हस्तांतरण व उपभोग का अधिकार था, पर इसमें बड़े बड़े किसानों ने भूमि पर खुद काश्त न करके उपकाश्तकारों को जन्म दिया। यानी बड़े बड़े किसान जो स्वयं भूमि पर खेती नहीं करते थे, उसके अंडर में दूसरे लोग खेती करते थे। और ऐसे ही में इस प्रथा के अंदर भी अनेक दोष प्रचलित हो गए। जमींदारी प्रथा। इस प्रथा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था। इस प्रथा के अंतर्गत एक निश्चित भू राजस्व के बदले में जमींदारों को स्वामित्व अधिकार सौंप दिए गए। जमींदार भूस्वामियों के रूप में स्वयं भूमि को नहीं जोतता था, पर आधी बटाई पर उठा देता था। इस प्रकार किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थ पैदा हुए। अंग्रेज शासकों ने जमींदारी प्रथा को इसलिए लागू किया था कि सरकारी आय में निश्चितता और स्थिरता आएगी। भूमि सुधार से कृषि का विकास होगा और एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति के रूप में उसके शासन की जड़ों को मजबूत करेंगे। और परिणाम स्वरूप इस प्रथा से अंग्रेजों का यह उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। जमींदारी प्रथा के दोष। किसानों का शोषण। जमींदारी प्रथा में जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूल करने लगे। चूंकि भूमि पर जमींदारों का स्वामित्व था, अतः वे बेदखल करने में स्वतंत्र थे और इस कारण किसान उन जमींदारों की दया पर आश्रित थे। इस आश्रितता के कारण जमींदार बेगार लेते थे, ऋणों पर मनमाना ब्याज वसूल करते थे और अनेक प्रकार से लगान व भेंटें लेते थे। इस प्रकार जमींदार व उनके कर्मचारी कृषकों का शोषण करने में व्यस्त रहते थे। सरकार व जनता में प्रत्यक्ष संबंध का अभाव। जमींदारी प्रथा से सरकार जनता में प्रत्यक्ष संबंध विच्छेद हो गया था। दोनों के बीच ये खाई बढ़ती चली गई।
जमींदार ही सर्वे सर्वा प्रतिनिधि था और वह सरकार को जनता के कष्टों से अवगत कराना तो दूर बल्कि उन पर और अधिक जुल्म ढाता था। मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन। किसानों पर जमींदारों के अत्याचारों, बेदखली आदि के विरुद्ध झगड़े में मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिला। इससे किसानों में ऋणग्रस्तता की खाई बढ़ती चली गई। कृषि का पतन। कृषकों के शोषण, मुकदमेबाजी, बेदखली व भूधारण की अनिश्चितता में कृषक भूमि विकास में कोई रुचि नहीं लेता था और न कोई विनियोग करने में पहल करते थे। परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादन शक्ति निरंतर ही गिरती गई। आर्थिक जड़ता, जमींदारी प्रथा ने किसानों के विकास और कृषि विकास का मार्ग अवरुद्ध ही किया। इसमें समाज में ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो विलासिता के कारण नैतिक पतन की ओर अग्रसर हुए और दूसरों पर निर्भर रहने लगे। क्योंकि जमींदार कोई भी काम नहीं करते थे, वे अपनी आय को अनुत्पादक कार्यों में लगाते थे, विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं होती थी, तो ऐसी दशा के अंदर अर्थव्यवस्था में स्थिरता उत्पन्न हुई। सरकारी आय में स्थिरता। अंग्रेजों ने एक निश्चित आय के लिए जमींदारों को भूस्वामित्व अधिकार दिए, पर विकास एवं परिस्थितियों के अनुसार उसमें वृद्धि नहीं हुई। जमींदार किसानों को मनमाना लगान तो वसूल करते थे, पर सरकारी खजाने में एक निश्चित राशि ही देते थे और बची हुई राशि को वे अपने विलासितापूर्ण जीवन में व्यतीत करने लगे। इससे सरकारी आय में स्थिरता पैदा हुई। मध्यस्थों की भरमार। जमींदारी प्रथा में बड़े जागीरदारों ने अपने अधिकारों को छोटे जागीरदारों में हस्तांतरित किया और बदले में कुछ लाभ लेने लगे और इसके कारण मध्यस्थों की श्रृंखला बढ़ गई, यानी कि जमींदार और किसान के बीच 50 से अधिक बिचौलिए बन गए और इससे किसानों पर शोषण भी बढ़ता गया। असंतोष में वृद्धि। कृषकों के शोषण, जमींदारों के अत्याचारों, बेगार प्रथा व नैतिक पतन के कारण जमींदारों के विरुद्ध जनता का विरोध बढ़ता गया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीति भी जमींदारों द्वारा अपनाई गई और उन्हें कुचलने का प्रयास भी किया गया। इससे भी जनता में इस जमींदारी प्रथा के प्रति रोष बढ़ता गया। नैतिक पतन। जमींदारी प्रथा में जागीरदारों के विलासितापूर्ण जीवन के कारण उनका नैतिक पतन हुआ। वे किसानों से मनमाना लगान वसूल करते थे, उनका शोषण करते थे। इससे बिना कमाई आय से अधिक विलासी जीवन, शराबखोरी आदि के कारण उनका नैतिक पतन होता गया और ग्रामीण जीवन नारकीय बनता गया। भारत में भूमि सुधार। आज़ादी के बाद देश में भूमि सुधारों का व्यापक कार्यक्रम अपनाया गया, जिससे न केवल दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था का समापन हुआ, बल्कि प्रगतिशील खेती का मार्ग भी खुला। मध्यस्थों के अंत से किसानों को शोषण व अत्याचारों से मुक्ति मिली। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भूमि सुधारों के अनेक कार्य किए गए, जिसमें जमींदारी प्रथा का अंत व मध्यस्थों का अंत, काश्तकारी सुधार, भू सीमा निर्धारण, कृषि पुनर्गठन सुधार, ये 4 तरह के सुधार उस समय किए गए। इन सुधारों के अंतर्गत भी, इन 4 मुख्य सुधारों के अंतर्गत भी अनेक कार्य किए गए थे, जिनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन व मध्यस्थों का अंत। जमींदारी प्रथा के अनेक दोषों के कारण जनता का विरोध उनके प्रति पनप रहा था।
1928 में झांसी कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने जमींदारी प्रथा के समापन का प्रस्ताव किया था। 1935 में पुनः इस पर मांग की गई, पर अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बनाए रखा। आज़ादी के बाद 1948 में कृषि सुधार समिति ने यह सिफारिश की कि भूमि पर स्वामित्व किसानों का ही होना चाहिए और जिन व्यक्तियों ने 6 वर्ष से अधिक किसी भूखंड पर खेती की है उन्हें उस भूमि का स्वामी मान लेना चाहिए और इसके अनुरूप मध्यस्थों का भी उन्मूलन किया गया। देश में लगभग 40% क्षेत्र में जमींदार, जागीरदार, बटाईदार व बिचौलिए थे। अब तक विभिन्न राज्यों में पारित अधिनियमों से मध्यस्थों के उन्मूलन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप 2 करोड़ से भी अधिक काश्तकार भूमि के स्वयं मालिक बन गए हैं तथा उनका सरकार से प्रत्यक्ष संबंध हो गया है। मध्यस्थों की बहुत सारी पड़ती भूमि भी सरकार के नियंत्रण में है और उनकी लगभग 57.7 लाख हेक्टेयर भूमि को 1 करोड़ से अधिक भूमिहीन किसानों में बांटा गया है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों ने जो अधिनियम पारित कर भूमि अधिग्रहण की है, उसके बदले में 670 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया है, जिसमें से 421 करोड़ रुपए भूमि का मुआवजा और 92 करोड़ रुपए पुनः स्थापन सहायता व 128 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाने की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में भूमि अधिकार संबंधी अपर्याप्त रिकॉर्ड व कुशल कर्मचारियों के अभाव में मध्यस्थों की समापन में कठिनाई अवश्य आई। क्षतिपूर्ति का भी सरकार पर भारी दबाव पड़ा। फिर भी इस दोषपूर्ण प्रथा के समापन से सरकार व किसानों में सीधा संपर्क हो गया और कानूनी अड़चनों को संविधान में संशोधन करके भी दूर किया गया। इस तरह से स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा का अंत हो गया।